हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य व शक्तियाँ। इसमें हमें देखेंगे कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल को ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल को ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। डाइसी ने लिखा है कि यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य क्राउन के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। यानी उनके अनुसार प्रत्येक कार्य क्राउन के नाम पर किया जाने पर भी इंग्लैंड की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित है। ग्लैडस्टोन का ये कहना है कि मंत्रिमंडल वह सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। मंत्रिमंडल वह सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। जॉन मैरियट का ये कहना है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके पास शासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां इसके पास क्या क्या हैं। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हम देखेंगे कि सबसे पहली शक्ति है नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण करना का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल निश्चित करता है कि प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा आंतरिक क्षेत्र में और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। यानी कि आंतरिक और वैदेशिक क्षेत्र में जो नीति है वो मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित की जाती है और उसके आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मंत्रिमंडल राष्ट्रीय कार्यपालिका है। मंत्रिमंडल क्या है? राष्ट्रीय कार्यपालिका है। जो मंत्रीगण है वो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। अपने विभाग के अंदर आने वाली समस्याओं का वो समाधान भी करते हैं और अपने विभाग के लिए वे संसद के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। और संसद में विभिन्न विभागों की जो आलोचना होती है उसे देखते हुए प्रशासन के दोष दूर करने का वो प्रयास करते हैं। युद्ध, शांति और वैदेशिक नीति से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो भी मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के पीछे भी मंत्रिमंडल का हाथ रहता है और संसद द्वारा पारित की गई जो विधि है उसको भी वो लागू करता है। इस प्रकार देश की सर्वोच्च कार्यपालिका मंत्रिमंडल ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का एक समन्वयकारी कार्य भी होता है। समन्वयकारी कार्य का अर्थ यह है कि जो शासन के विभिन्न विभाग होते हैं उनका वो मार्गदर्शन करता है और उनके कार्यों में समन्वय करता है। क्या होता है कि प्रशासन की सुविधा के लिए इसको विभिन्न विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, किंतु एक विभाग का कार्य दूसरे विभाग के कार्य में बाधा पहुंचा सकता है। तो दो विभाग कई बार असंगत और असंबद्ध नियम बना सकते हैं और इनमें अधिकार क्षेत्र के लिए विवाद खड़ा हो सकता है। तो एक विभाग के सिद्धांत और नीतियां दूसरे विभाग के सिद्धांत और नीतियों के विरुद्ध होने पर ये विभागों में विवाद खड़ा होने पर समन्वय करने का कार्य भी मंत्रिमंडल ही करता है। और प्रधानमंत्री द्वारा ये समन्वय किया जाता है। मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों द्वारा ये समन्वय किया जाता है और
मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो होता है वो भी विभागों के समन्वय के लिए परामर्श देता रहता है। तो इस प्रकार विभिन्न विभागों में अगर नौकरशाही अपनी अपनी डपली बजाने लगे तो मंत्रिमंडल की विस्तृत नीति का ख्याल न करती है तो उस समय उनमें समन्वय का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल व्यवस्थापन का कार्य भी करता है। मंत्रिमंडल द्वारा व्यवस्थापन कार्य भी किया जाता है। वैसे तो संसद व्यवस्थापन का कार्य करती है, किंतु संसदात्मक शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का एकीकरण होता है। इसके कारण संसद और मंत्रिमंडल में अविच्छिन्न संबंध रहता है। संसद और मंत्रिमंडल में अविच्छिन्न संबंध रहता है। तो मंत्रिमंडल संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और विघटित करने के कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से ही किए जाते हैं। और जो राज सिंहासन का भाषण है उसको भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। ये राज सिंहासन भाषण प्रत्येक नई संसद पर सम्राट द्वारा दिया जाता है। जब भी नई संसद का गठन होता है तो सम्राट द्वारा जो राज सिंहासन भाषण दिया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसमें देश की संपूर्ण नीति का विवरण भी होता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिमंडल आवश्यक कानूनों का निर्माण भी करवाता है। उस आवश्यक कानूनों का निर्माण वैसे तो सरकारी अधिकारी करते हैं, मंत्रिमंडल उनको अंतिम स्वीकृति देता है और संसद में प्रस्तावित करता है और बहुमत के समर्थन से उनको पास भी ये करवा देता है। अब हम देखते हैं कि क्राउन की मंत्रिमंडल की एक शक्ति है सपरिषद आदेश, जिनको हम कहते हैं ऑर्डर्स इन काउंसिल। सपरिषद आदेश क्राउन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। सपरिषद आदेशों का महत्व बिल्कुल विधि के समान यानी कानून के समान होता है। और ये दो प्रकार के आदेश होते हैं। एक तो वे आदेश होते हैं जो साधारण प्रशासनिक नियम होते हैं, और उन नियमों के आधार पर शासन की विभिन्न जो शाखाएं होती है वो अपना अपना दैनिक कार्य चलाती हैं। तो ये साधारण प्रशासकीय नियम होते हैं। दूसरे वे आदेश होते हैं जिनकी आज्ञा संसद देती है और जो प्राय परिनियम आदेश यानी स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं। इन सपरिषद आदेशों के निर्माण में कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। कैबिनेट के निर्णय को प्रीवी परिषद के आदेशों के रूप में निकाल देती है। तो इस प्रकार ये सपरिषद आदेश भी ब्रिटेन में जारी किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक होता है प्रदत्त विधायन या प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा कार्य हो जाने के कारण और व्यवस्थापन कार्य भी बहुत बढ़ गया है, तो व्यवस्थापन कार्य बढ़ जाने के कारण संसद द्वारा अनेक विधेयकों के संबंध में केवल मोटी रूपरेखा पारित कर दी जाती है और जो सूक्ष्म बातों की पूर्ति होती है वो पूर्ति करना राजमुकुट पर छोड़ देती है, जिसे वह मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और प्रशासनिक विभागों द्वारा वह पूरा करता है। तो इस तरह से जैसे कोई भी कानून हो तो उसकी मोटी रूपरेखा संसद द्वारा पारित की जाती है और सूक्ष्म बातों की पूर्ति राजमुकुट द्वारा की जाती है, जिसे मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा करता है। तो इसे हम कहते हैं प्रदत्त विधायन। तो इस कारण भी इसको एक तरह से लघु विधायिका की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इसके जो विधि संबंधी कार्य हैं वो भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और हम देखते हैं कि इसके अलावा वित्तीय कार्यों के संबंध में मंत्रिमंडल के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी वार्षिक आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा होता है वो वित्त मंत्री द्वारा ही तैयार किया जाता है। वो संपूर्ण बजट अपनी देखरेख में ही तैयार करवाता है और बजट के जो मूल प्रस्ताव होते हैं और आधार होते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। हालांकि बजट गोपनीय होता है, इसलिए पूरे आय व्यय को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता।
फिर भी इसकी मौखिक जानकारी मंत्रिमंडल को दे दी जाती है। यदि मंत्रिमंडल चाहे तो आय व्यय के संबंध में कुछ अधिक समय पूर्व भी जानकारी मंगा सकता है और उस पर मंत्रिमंडल में विशद रूप से विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो करारोपण की नीति होती है उसमें अगर आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, यानी करारोपण में यदि आमूलचूल परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल द्वारा विशदता से विचार उस पर किया जाता है। मंत्रिमंडल उस पर गहन रूप से विचार करता है। इसके बाद ही बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट उपस्थित किए जाने के बाद भी संसद में बजट उपस्थित किए जाने के बाद भी उसमें मंत्रिमंडल द्वारा सुधार किया जा सकता है और संसद द्वारा कोई नया कर नहीं जोड़ा जा सकता। संसद द्वारा कोई नया कर नहीं जोड़ा जा सकता। वह केवल प्रस्तावित कर या अनुदान की मांग में कटौती कर सकती है। वह केवल प्रस्तावित कर या अनुदान की मांग में कटौती कर सकती है और ये कटौती भी मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती, यानी कि इसमें भी उसको मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी मद का व्यय वो बढ़ा नहीं सकती, किसी मद का व्यय वह बढ़ा नहीं सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी मंत्रिमंडल के हाथों में ही है। कुछ अन्य कार्य भी वो करता है, जैसे उच्च राज्य पदाधिकारियों की नियुक्ति जब सम्राट करता है तो वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। जैसे गवर्नर जनरल हो, वायसराय हो, राजकीय कोष का सचिव हो, और इसके अतिरिक्त देश विदेश में की जाने वाली जो नियुक्तियां हैं वो भी मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। जैसे अपने राजदूतों की नियुक्ति करना या विदेशी राजदूतों का अपने देश में नियुक्त करना। इसके अलावा जो भी सम्राट के द्वारा उपाधियां दी जाती हैं वो भी एक तरह से मंत्रिमंडल के द्वारा ही परामर्श के आधार पर दी जाती हैं। और राजा के द्वारा जो क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है वह गृह मंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल के पास अत्यंत विस्तृत शक्तियां होती हैं।